बिहार की राजनीति में श्री कृष्ण सिंह के बाद नीतीश कुमार दूसरे सीएम हैं जो अपने 3 टर्म पूरा करने के बाद भी चौथी बार जनता से अपने नाम और अपने चेहरे पर जनादेश मांगने जाएंगे। इस आधार पर सवाल उठ रहा है कि क्यों पहले से ही तय लग रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका NVR 24 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में इस बीमारी का क्या स्वरूप होगा। बजाय इसके चुनाव की तैयारी में एनडीए सुनियोजित तरीके से लग गया है, क्योंकि इस बात का भरोसा है कि चुनाव आयोग सही समय पर चुनाव कराएगा। वहीं विपक्ष में भी सरगर्मी तो दिख रही है, लेकिन सब कुछ बिखरा बिखरा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो चुनावों के नतीजे साफ दिख रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहेगा। मतलब सीएम का ताज नीतीश कुमार के सिर पर, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को इंतजार अभी और करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना काल में ऐसा क्या हो गया जिससे परिणाम इतने साफ नजर आने लगे। इसके लिए आपको पिछले हफ्ते की बिहार की राजनीति में जो कुछ घटनाक्रम घटा है उसको ध्यान से समझना होगा। पहला, रविवार को विश्व योग दिवस था और इस साल लोगों को लग रहा था कि सीएम नीतीश कुमार अपने योग करते हुए फोटो या वीडियो जारी करेंगे। उनका मानना था कि ये घर में नियमित रूप से करने वाली चीज है, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने में वो सहज नहीं है। यही कारण है कि रविवार को सुशील मोदी से लेकर रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान तक ने अपने वीडियो जारी किए। लेकिन ना तो नीतीश और ना ही उनके नजदीकी नेताओं जैसे सांसद RCP सिंह, ललन सिंह, मंत्री संजय झा या अशोक चौधरी ने अपना कोई वीडियो सार्वजनिक किया। इसका संदेश साफ था कि नीतीश फिलहाल चुनावी वर्ष में भी योग के ऊपर अपने पुराने रुख पर कायम है। बीजेपी के नेता मानते हैं कि नीतीश जिद्दी हैं और हर दिन वो स्टैंड बदलने से रहे। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि सीटों के समझौते में भी नीतीश अपने मुताबिक सीट और उसकी संख्या लेने में फिर कामयाब होंगे। कोरोना संक्रमण के बाद राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की 3 कारणों से बड़ी फजीहत हुई। पहला, कोटा से छात्रों को लाने में जो आनाकानी की। इसके बाद जब श्रमिक विशेष ट्रेनें चलनी शुरू हुई तो बिहार आने वाली ट्रेनों का किराया देने से मुकर गए। और तीसरा ये कि उनके सारे दावों की पोल उस समय खुल गई जब कोरोना के टेस्टिंग के मामलों में उन्होंने, खासकर उनके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया कि 20 जून तक 10,000 तक टेस्टिंग क्षमता बिहार में हो जाएगी। वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इन सभी घटनाक्रम से नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर बनी सुशासन बाबू की छवि धूमिल हुई। लेकिन अब ये सब कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की एक बड़ी महत्वाकांक्षा, प्रधानमंत्री बनने की, 3 वर्ष पूर्व ही त्याग दी थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से पुनः हाथ मिलाया। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षा के टूटने के गम में भी एक सुखद अनुभूति इसके विकल्प के रूप में कर ली कि 15 बरस बाद आज भी बिहार में एनडीए उन्हीं को चेहरा मानता है। मतलब एनडीए बिहार में उनका कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया। मतलब उनका बिहार एनडीए में कोई विकल्प नहीं। वर्तमान में जो सामाजिक समीकरण है उनमें नीतीश आश्वस्त हैं कि फिलहाल तो तेजस्वी यादव उनके सामने कहीं नहीं टिक रहे, क्योंकि वो ना अब तक महागठबंधन के सीएम पद का सर्वमान्य चेहरा ही बन पाए हैं और ना ही जो भी इधर उधर बिखरे हुए सहयोगी हैं उनके साथ उनका तालमेल ही बन पाया है। इसके साथ ही सामंजस्य बैठाने की कोई जल्दबाजी भी नहीं दिखती है। इन सब का प्रमाण हर दिन मीडिया में परस्पर विरोधी बयानों में साफ दिखता है। नीतीश के लिए आगामी चुनाव में जो एक बड़ा सरदर्द हो सकता था, दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों के बीच असंतोष या उन्हें रोजगार कैसे मिले, वो भी बीते सप्ताह एक हद तक खत्म हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कर दी। उसमें बिहार के 31 जिलों को शामिल किया गया है। देश में जिन 6 राज्यों को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है उनमें सर्वाधिक जिले बिहार से हैं। ये बात अलग है कि कितने श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इस योजना के बारे में दावा है कि इसमें काम मिशन मोड में होगा। इस स्कीम के तहत श्रमिकों के खाते में पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट से जाएगा, जिससे एक बात सुनिश्चित है कि श्रमिकों के बीच एनडीए अपनी तमाम विफलताओं
जैसे उनके लौटने के समय ट्रेन का किराया देने से इनकार करना या विशेष ट्रेन के आने पर नीतीश कुमार की रोक की बहुत हद तक भरपाई करने की कोशिश की गई है। कोरोना काल में नीतीश की विफलताओं को भी विपक्ष भुनाने में विफल रहा। जहां एक ओर नीतीश कुमार ने 90 दिन तक सार्वजनिक जगहों पर जाने से परहेज किया और घर से ही सरकार चलाई, तो तेजस्वी यादव भी 50 दिन तक बाहर रहे और जब लौटे तो मीडिया से रूबरू हुए, लेकिन श्रमिकों की सुध-बुध लेने की बजाय उन्होंने गोपालगंज मार्च का ऐलान किया। इस बीच आरजेडी समर्थकों की हत्या हुई, जिसमें जेडीयू के एक विधायक अमरेंद्र पांडे पर आरोप लग रहा है। लेकिन यहाँ भी आरजेडी के नेताओं का कहना है कि उनकी आक्रामकता इसलिए नहीं थी कि पांडे वहाँ एक समानांतर सरकार चलाते हैं, बल्कि यादव जाति के लोगों की हत्या हुई इसलिए वो ज़्यादा उद्वेलित थे। अगर उन्होंने गोपालगंज जिले में सत्तारूढ़ विधायक के समानांतर सरकार को मुद्दा बनाया होता तो उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिल सकता था, लेकिन ना तो तेजस्वी और ना उनके सलाहकार फिलहाल नीतीश कुमार को घेरने में उतने गंभीर दिखे और ना ही उनमें ऐसी कोई इच्छा शक्ति ही दिखती है। और ये सब यही साबित करता है कि नीतीश कुमार की ही वापसी होगी। जल जमाव का निरीक्षण करने नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के साथ निकले तो उसी दिन तेजस्वी भी पटना के कुछ जल जमाव वाले इलाके में थे, लेकिन दोनों तस्वीरों की तुलना करें तो लगा कि तेजस्वी को अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। हालांकि नीतीश कुमार के शासन के 15 साल में जैसे उन्होंने बाढ़ से निपटने को राहत बांटने तक सीमित कर दिया है, वैसे ही नगरों का विकास हो या खेलकूद या नए उद्योग धंधे, उनके अपने विचार और रवैये से बिहार पिछड़ता ही चला गया। लेकिन बिहार के लोगों की त्रासदी ये है कि उनके पास फिलहाल कोई राजनीतिक विकल्प है ही नहीं। तेजस्वी यादव के माता पिता का 15 सालों का शासन एक बड़े तबके को अब भी याद है। यही शायद नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा कवच भी है। एनडीए में जहां नीतीश कुमार के संबंध अब रामविलास पासवान और उनकी पार्टी के अध्यक्ष और राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग पासवान से सहज नहीं है, इसीलिए उनके राजनीतिक विकल्प के रूप में जीतन राम मांझी को फिर से घर वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये बात अलग है कि पासवान कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भी एक राजनीतिक सच मालूम है कि लालू यादव के साथ जो 2009 का लोकसभा चुनाव और 2010 का विधानसभा चुनाव उन्हें लड़ना था, उसमें उनका खाता तक नहीं खुला था, इसलिए वो भी एनडीए में ही बने रहेंगे। लेकिन अब उनका पूरा परिवार लोकसभा में प्रवेश कर चुका है, इसीलिए हमेशा बयानों से परेशान करते रहेंगे। ये सच भी नीतीश जानते हैं, इसीलिए वो अपनी राजनीतिक बैठकों में रामविलास पासवान का नाम भी नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अपनी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। उनकी सरकार में एक दफ्तर नहीं है जहां बिना घूस दिए कोई काम करा सके। राजधानी पटना में नीतीश कुमार के एक पुराने मित्र पत्रकार को अपने एक संबंधी के तबादले के लिए स्वास्थ्य मंत्री की पैरवी के बावजूद घूस देनी पड़ी। जब पत्रकारों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया तो मंत्री ने झेप कर पैसे तो लौटा दिए, लेकिन उस दफ्तर के किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सारे वाक्यों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि नीतीश ने भ्रष्टाचार के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि उसी विभाग के ईमानदार प्रधान सचिव का तबादला मंत्री की जिद पर उन्होंने पिछले महीने किया था। और इसी के साथ दर्शकों, बिहार पर हमारी इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आपसे किसी और विशेष मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बने रहिए NVR 24 के साथ, सत्य भी तथ्य भी।